जाएगा। चलिए देखिए, कल हम लोग जो है जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को लेकर बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दोनों में अंतर देख लीजिए। उसका एक दो पॉइंट और है जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे महान्यायवादी पर। ठीक है, देखिए जब हम लोग मंत्रिपरिषद की बात कर रहे थे तो मंत्रिपरिषद क्या है, एक बड़ी संरचना है। मंत्रिपरिषद में आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री के बाद कौन हो जाएगा, फिर जो वरिष्ठ मंत्री लोग होते हैं, वरिष्ठ मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद कौन आएगा, राज्य मंत्री आ जाएंगे, और राज्य मंत्री में दोनों प्रकार के हो जाएंगे, एक स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री भी हो जाएंगे और स्वतंत्र राज्य कैबिनेट मंत्री भी हो जाएंगे। और इसके बाद कौन आएगा, उपमंत्री। तो अगर हम कहें तो ये कौन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ये कैबिनेट मंत्री हो गए, ये राज्य मंत्री हो गए, और सबसे बाहर आप देख रहे थे ये क्या हो गए, उप मंत्री हो गए। ठीक है, जबकि जब हम लोग मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल दो ही लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और दूसरे कैबिनेट मंत्री होंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग अंतर यहां से देखें, देखिए ये क्या है, ये है मंत्रिपरिषद, संपूर्ण संरचना क्या है, मंत्रिपरिषद। और ये क्या है, मंत्रिमंडल। तो सबसे पहली संरचना अगर आप देखें तो मंत्रिपरिषद क्या है, ये एक बृहद संरचना है, मंत्रिमंडल की अपेक्षा में क्या है, बड़ी संरचना है। जबकि मंत्रिमंडल क्या है, उसकी तुलना में छोटा है। सरकार की सारी नीति और नीतियों का क्रियान्वयन, या आप कह सकते हैं सरकार के सारे जो दिशा निर्देश होते हैं उसके केंद्र में कौन होता है, वो मंत्रिमंडल होता है। और मंत्रिमंडल के निर्देशों या नीतियों के तहत मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या होता है, सारे कार्यों का निर्वहन hoता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे स्तर पर हम लोग बात करें तो जैसे मान लेते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद की बात करें। देखिए मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति, दो सदन है ना, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें, व्यक्तिगत रूप से, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब अगर हम संपूर्ण मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो ये अपने सारे जो उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति रखते हैं। लेकिन अगर एक मंत्री की बात करेंगे तो एक मंत्री का जो उत्तरदायित्व किसके प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको क्या किया है, नियुक्त किया है। ठीक है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि कभी भी अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, अविश्वास प्रस्ताव, तो आप देखेंगे कि संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद होता है वो क्या होता है, भंग हो जाता है। मतलब किसी एक के खिलाफ भी अगर किसी भी वजह से अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, पारित हो जाता है, तो पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाएगा, उसका पूरा विघटन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो बात और ध्यान रख लेते हैं। ये जो हम लोग मंत्रिपरिषद की बात कर रहे थे, मंत्रिपरिषद, तो इसके सदस्यों के लिए योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है उसमें उम्र का निर्धारण कितने वर्ष तक किया गया है, 25 वर्ष तक। और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से आ सकते हैं, इसलिए जो न्यूनतम स्तर है उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनकी योग्यता क्या है, योग्यता का मतलब उम्र से है तो 25 वर्ष। और इसी तरह अगर हम लोग पूछें कि प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, अर्थात उम्र के दायरे में बात करेगा, तो इसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्षीय, क्योंकि लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, 25 वर्षीय होगा।
और अगर हम इसी संदर्भ में इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की, तो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि 5 वर्ष दोनों परिस्थिति बन सकती है। हो सकता है सरकार का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का न हो, गठबंधन की सरकार हो और सरकार किसी वजह से क्या हो, गिर गई हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और ऐसी स्थिति में क्या हो, मंत्रिपरिषद भंग हो जाए या इस्तीफा देना पड़ जाए सभी मंत्रियों को, तो ऐसे में भी तो कार्यकाल पूरा नहीं होगा। तो तकनीकी शब्दों में क्या कहा जाता है? तकनीकी शब्दों में कहा जाता है कि इन लोग का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति ये चाहेंगे, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, अन्यथा उनको उनके पद से मुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि किसी असंवैधानिक तरीके से उनको हटाएंगे। प्रक्रिया के दौरान अगर किसी के खिलाफ किसी प्रकार का आरोप लगता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में फिर कार्यकाल 5 वर्ष से भी कम होता है। तो कभी कभी आप लोगों ने दुविधा आएगा, अब हम आंसर में क्या लिखें? अगर आपके पास केवल नंबरिंग का ऑप्शन दिया है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो आप वहां पे 5 वर्ष बताएंगे। अगर आपके पास नंबरिंग के साथ साथ प्रसाद पर्यंत भी दिया है तो प्रसाद पर्यंत को आप क्या करेंगे? वरीयता देंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं ये केवल वनडे लेवल तक पॉसिबल है। जिस स्तर पे आप पढ़ रहे हैं वहां पर ये क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे नहीं। तो आपकी समझ के लिए होना चाहिए, क्योंकि भाई तकनीकी स्तर पे कहीं पर भी मान लेते हैं एक ये सीधा प्रश्न ना बना करके और जो कथन और कारण या किसी अन्य संदर्भ में जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं उसके लिंक करके दे सकता है, जहां पर क्वेश्चन को टफ कर दिया जाए और उसमें एक कारण इस तरह से भी ला के रख दिया जाए, तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आइए, तो ये सारी बातें कल हम लोगों ने मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को लेकर के देखा था। अब हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे महान्यायवादी, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आइए समझते हैं अटॉर्नी जनरल को। देखिए, महान्यायवादी जो पद है, इस पद का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 76। तो अब ध्यान से समझिए, 74 मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, 75 मंत्रिपरिषद के सदस्य और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, 76 महान्यायवादी, 77 कल ही तो किया अभी, प्रधानमंत्री के कार्य में भी सरकार का संचालन करना, और 78 भी प्रधानमंत्री के कार्य। इस कार्य में क्या है कि राष्ट्रपति को समस्त कार्य से सूचित कराना, अवगत कराना, ठीक है। तो ये क्रम से आपके सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये महान्यायवादी होते कौन हैं। तो अगर हम लोग महान्यायवादी की बात करें तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि ये क्या होते हैं? ये सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। और कौन से सरकार? तो हम लोग सारी व्यवस्था केंद्रीय स्तर पे बात कर रहे हैं, इसलिए संघीय सरकार के क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी मुद्दा जो सरकार का सुप्रीम कोर्ट में होता है, उस मुद्दे को लेकर के ये क्या होते हैं? सरकार की तरफ से इनके वकील होते हैं। जैसे किसी प्रकार का विधायिका बना या संस्थान के किसी भी कार्यपालिका के खिलाफ किसी प्रकार की याचिका दायर हो गई, तो ऐसे में सरकार की तरफ से केस कौन लड़ेगा? सरकार की तरफ से केस लड़ने का कार्य जो होता है वो कौन करता है? महान्यायवादी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग तीसरे संदर्भ में बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद एक सामूहिक रूप से, लेकिन जनरली आप क्या कहते हैं? ये प्रधानमंत्री का पूरा नेतृत्व चलता है। और चूंकि कार्यपालिका के भी प्रमुख के रूप में क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं।
तो हम यहाँ राष्ट्रपति को भी ले लें। इसका मतलब कि मंत्रिपरिषद या उनके सदस्यों में से किसी को, अन्यथा राष्ट्रपति को यदि किसी भी प्रावधान से संबंधित कानूनी सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी किसकी जिम्मेदारी बनती है? वो बनती है महान्यायवादी की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी क्या होते हैं? ये पूरी तरह से सरकार के संवैधानिक और विधि के अंतर्गत सारे कार्य सुचारू रूप से चल सके उसके ये आप कह सकते हैं सुझावकर्ता, या आप कह सकते हैं कि उसका जो है नीति निर्माता, ये सभी कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विशेषज्ञ होते हैं कानून के। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो इनकी कार्यवाह शक्तियों की बात करें तो इनके कार्यवाह शक्तियां क्या हैं? तो कार्य भी तो एक तरह से आप वहां से समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 88 ये क्या कहता है? तो ये जो भी बात कह रहा है वो दो लोगों के संदर्भ में कह रहा है। एक तो ये कह रहा है महान्यायवादी के संदर्भ में, और दूसरी बात ये किसके लिए कह रहा है? तो मंत्री परिषद को लेकर के। और क्या कह रहा है आर्टिकल 88 कि जो महान्यायवादी और मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनको सदन के संयुक्त अधिवेशन में, इसके अलावा संसद से बनने वाली जो समिति होती है जिसे क्या कहते हैं? संसदीय समिति। और संसदीय समिति में एक विशेष चीज है कि यदि उसमें इनका नाम हो, जब नाम होगा तभी तो ये कार्य करेंगे। ठीक है, यानी संसदीय समिति के सदस्यों में इनका नाम उल्लेखित हो। तो यदि संसदीय समिति के सदस्य हों, फिर से सुनिए, महान्यायवादी या मंत्री परिषद सदन में उपस्थित हो सकते हैं, सदन के संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित हो सकते हैं, और किसी भी संसदीय समिति में यदि सदस्य के रूप में उपस्थित हैं तो वहां पर ये क्या कर सकते हैं? वहां पर ये अपने विचार रख सकते हैं, बहस कर सकते हैं, पूरी सदन की कार्यवाही को सुन सकते हैं, सिवाय एक काम के। ये जो महान्यायवादी हैं ये सब कुछ कर सकते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं बताएं, ये अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये सरकार का पक्ष रखेंगे, बहस करेंगे, सुनवाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब मतदान की प्रक्रिया होगी तो वहां पर ये अपना मतदान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सदन के सदस्य नहीं हैं। मंत्री परिषद के सदस्य अपनी सारी प्रक्रियाएं करेंगे, वो मतदान भी करेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों को एक साथ बताया क्योंकि आर्टिकल 88 में ना दोनों का जिक्र है, तो दोनों के प्रावधान एक जैसे हैं, बस मतदान को लेकर के यहाँ पे थोड़ी सी भिन्नता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखते हैं कि जहां पर हम लोग महान्यायवादी की बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा प्रतिष्ठित पद है तो इसकी योग्यता भी तो निर्धारित करना होगा कि भाई कौन बनेगा महान्यायवादी। तो ध्यान रखिएगा, योग्यता के स्तर पर कहा जाता है कि महान्यायवादी जो बने वो कम से कम उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अहर्ता रखता हो। इसका मतलब कम से कम वो इतनी योग्यता रखता हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज तक बन सके। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता मांगी जाती है वो क्या है? 2, या तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष क्या रहे हों, जज का कार्यभार संभाले हों, अन्यथा हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या किए हों? वकालत किए हों, अर्थात वकालत का अनुभव रहा हो, तभी कोई व्यक्ति क्या है वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है। तो जो महान्यायवादी बनता है उसके लिए भी अपेक्षा की जाती है कि कम से कम उसके पास इतना अनुभव या योग्यता तो हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष या तो हाई कोर्ट में जज रहा हो या कम से कम 10 वर्ष क्या किया हो, वो वकालत किया हो। अन्यथा एक शब्दों में कहा जाता है कि राष्ट्रपति की निगाह में क्या हो? विधि वेता हो, महान विधि वेता। कि कोई व्यक्ति मान लेता है कि इस अहर्ता को भी नहीं पूरा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो विधि यानी कानून को जानने वाला है, कानून का प्रकांड पंडित है, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार उसको नियुक्त कर सकती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का शब्द क्यों प्रयोग में आता है? क्योंकि जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
ध्यान रखिएगा, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनका नियुक्ति होता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? वो करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रधानमंत्री से है। ठीक है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? रमणी ना, क्या नाम है पूरा? आर वेंकट रमणी। ठीक है। इन्हें जो है अक्टूबर 2022 में जो है वो महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया गया है और इनके लिए 3 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो अगर कोई पूछे कि जो महान्यायवादी होते हैं वो महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, कितना होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब जब तक अच्छे कार्य करते रहेंगे, जब तक अच्छी सेवा देते रहेंगे, तो इनके कार्यकाल का कोई निर्धारण नहीं है। अन्यथा अगर इनके कार्य से सरकार प्रभावित नहीं हो रही है, सरकार को लाभ नहीं मिल रहा है, तो किसी भी समय इनको इनके कार्यभार से मुक्त किया भी जा सकता है। ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं क्वालिटी बेस्ड आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलता है और कितना लंबे समय तक आप उस पोस्ट पर एग्जिस्ट कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे ना। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर जैसा काम लग रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो इतनी चीजें जो है वो आपको महान्यायवादी के संदर्भ में ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम लोग जो आगे बात करने चल रहे हैं, तो हम लोग बात करने चल रहे हैं अब देखिए, हम लोगों ने देखा था सरकार, और सरकार में हम लोगों ने देखा विधायिका, व कार्यपालिका। लेकिन संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? आप न्यायपालिका भी देखते हैं, भले ही क्या है उसको सरकार से पृथक रखा जाता है। ठीक है। संघीय ढांचे के अंतर्गत तो आ ही रहे हैं। तो हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोगों ने विधायिका पढ़ लिया, कार्यपालिका पढ़ लिया, अब पढ़ने चल रहे हैं न्यायपालिका के बारे में। ठीक है। बढ़े आगे? किसी कुछ पूछना है? नहीं? चलिए अच्छी बात है। आइए न्यायपालिका। ठीक है। देखिए न्यायपालिका में भी हम लोग अगर देखें तो भारत में न्यायपालिका जो है वो 3 स्तर पर है। 3 स्तर पर न्यायपालिका का प्रावधान है। ये 3 स्तर पे कौन है? तो एक संघीय न्यायालय है जिसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रांतीय न्यायालय है जिसे उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरा जिला स्तर पर है जिसे हम लोग लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो भारत में क्या है? इसका मतलब प्रत्येक जिले में एक न्यायालय है। प्रत्येक जिले में जो न्यायालय है वो क्या है? जिला स्तर का हो गया। इसके बाद प्रांतों का एक न्यायालय है। ये जरूर है कि कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर जो उनका हाई कोर्ट है वो उसी प्रांत में ना होकर के दूसरे प्रांत में। इसका मतलब भारत में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं कि एक ही हाई कोर्ट जो है वो एक से ज्यादा प्रांतों के जो न्याय संबंधित प्रावधान है उसकी सुनवाई प्रांतीय स्तर पर करता है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है। अब भारत में ये जो न्यायपालिका है इसकी अपनी कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? तो पहला तो आप जानते ही हैं, ये जो विशेषता है ये क्या है कि न्यायपालिका स्वतंत्र व
निष्पक्ष है। और मैं बार बार कहता हूं कि जो इस व्यक्ति की समझ थोड़ी कमजोर है इस विषय पर, उसे लगेगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो कैसी होगी। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका के स्वतंत्र और निष्पक्ष का भाव ये है कि इसको सरकार से पृथक रखा गया है। ठीक है, सरकार के अधीन या सरकार के साथ रहकर ये कार्य नहीं करता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सरकार अपने संवैधानिक उद्देश्यों से भटक करके शक्ति का दुरुपयोग ना करे। ठीक है, इसीलिए उसके साथ दोस्ती कम और शत्रुता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दूर रख करके निष्पक्षता यानी इंपायर का काम करने का काम जरूर रखा है ना। इंपायर का किसी टीम के साथ क्या है, शत्रुता थोड़ी ना होता है, लेकिन जो सही निर्णय होता है उसी को लेते हैं। और वो निर्णय क्या होता है, नियम संगत जो होगा। यहाँ पर नियम का प्रावधान कहां से है, संविधान संगत जो होगा। ठीक है, अब दूसरे स्तर पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो न्यायालय है तो कैसा है, एकल एकीकृत न्यायपालिका है। अब ये एकल एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है, एकल मतलब एक और एकीकृत मतलब क्या हो गया, केंद्रण। एकीकृत कर दिया गया ना, केंद्रित कर दिया गया ना, किस चीज का, शक्ति का। भारत में निचले स्तर से उच्च स्तर तक जाते समय एक ऐसा प्रावधान किया गया है जहां पर शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया जाए और अंततः संपूर्ण शक्ति जाकर के किसी एक न्यायालय के क्या हो रही है, वो अधीन हो जा रही है। उसी को हम लोग क्या है, सुप्रीम कोर्ट के नाम से जान रहे हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये आपका ये आपका त्रिस्तरीय मॉडल हो गया, ये आपका क्या हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, या इसी को आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देते हैं। ये आपका क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब है क्या, जैसे एक प्रांत की बात करें तो एक प्रांत में कई जिले हैं। प्रत्येक सबसे निचले स्तर पर जो न्याय की आप कह सकते हैं कार्य प्रणाली है वो जिला स्तर से प्रारंभ होगी, लेकिन अंततः संपूर्ण जिले का जो अंतिम निर्णय होगा उसका शक्ति का केंद्र कहां कर दिया गया है, हाई कोर्ट में। इसका मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण है तो जितने भी जिले हैं, जिले स्तर पर जो निर्णय ले रहे हैं, अब उससे ऊपर की सुनवाई कहां पर होगी, तो वो हाई कोर्ट पर होगी। और हाई कोर्ट में अगर सुनवाई हो रही है तो वहां जो निर्णय लिया जाता है वो संपूर्ण जिले के न्यायालय पर लिए गए निर्णय से क्या होगा, सर्वोपरि होगा। अब इसी तरह दूसरे स्तर पर आइए तो आपके यहाँ कई प्रांत हैं और प्रत्येक प्रांत में सामान्यतः एक आपका क्या है, हाई कोर्ट है। और जब हर हाई कोर्ट से निर्णय लिया जा रहा है तो अंततः वो जाकर के कहां टिक रहा है, फिर एक संघीय या केंद्रीय स्तर के न्यायालय पर जाकर सारे निर्णय को केंद्रित कर दे रहा है। और वहां पे जो निर्णय लिया जा रहा है वही क्या है, वही आपका सर्वोपरि है। अब सर्वोपरि है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ही क्या है, एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर न्याय का प्रावधान भारत में है नहीं। तो आपने देखा ना किस प्रकार से जो शक्ति है उसको केंद्रीकृत किया गया। कैसे केंद्रीकृत किया गया, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए डिस्ट्रिक्ट, फिर आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए प्रांत, और फिर ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। यानी कई जिला न्यायालय से शक्तियों का केंद्र कहां आ रहा है, एक ही था, दो तो बना दिए। अगर ये हम एक ही प्रांत मान के चलें, एक ही प्रांत मान के चलें तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहां पर जितने भी जिले हैं उनकी शक्ति यहां हाई कोर्ट में आ गई। इसी तरह अगर ये हम मान लेते हैं एक हाई कोर्ट है तो इसके अपने कुछ जिले होंगे। अब यहाँ पे जितने जिले हैं उन सब की शक्ति कहाँ पे आ जा रही है, इसके हाई कोर्ट में आ जा रही है। और अंततः आप देख रहे हैं कि सारे जितने हाई कोर्ट में सबकी शक्ति कहाँ है, वो सुप्रीम कोर्ट में चली आ रही है। तो एकीकृत हो रहा है शक्ति का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एकल एकीकृत न्याय प्रणाली या न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग को मुख्यतः पहले बात करना, चूंकि हम लोग संघीय व्यवस्था देख रहे हैं इसलिए बात करेंगे हम लोग उच्चतम न्यायालय पर, मींस सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहां पर अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका प्रारंभ जो है 1935 भारत
शासन अधिनियम के तहत लाया गया। लेकिन उस समय इसको जो है संघीय न्यायालय कहा गया, संघीय न्यायालय। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में इसे संघीय न्यायालय ना कहकर फिर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसका मतलब पूरे भारत पर न्यायालय की शक्तियों के एकीकरण का प्रावधान 1935 ब्रिटिशर्स काल में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी के तहत प्रारंभ हो गया था। लेकिन उस समय जो इसे नाम दिया गया था वो क्या कहा गया था? संघीय न्यायालय कहा गया था। आजाद भारत में प्रावधान सारे वैसे रहे, केवल इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इसको उच्चतम न्यायालय कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो ये भाग 5 के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि अभी हम लोग संघीय ढांचा पढ़ रहे हैं और संघीय ढांचा में जो कुछ है वो सब भाग 5 में है। कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक का प्रावधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है? आगे 124 से 147। तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो प्रावधान है वो कहां पर है? वो सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, यानी उसके संबंध में बातें यहां पे कही गई हैं। अब आइए यहां पर प्रारंभ करते हैं हम लोग आर्टिकल 124 क्लॉज 1 से। थोड़ा आराम से समझिएगा, मस्तिष्क में तनाव कम लीजिएगा, क्योंकि यहां से तनाव का विषय प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग आर्टिकल 124 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो ये क्या है? ये है, इससे संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के गठन व संरचना से संबंधित। गठन का तात्पर्य है, इसमें यहां बता दिया गया है कि भाई भारत में क्या होगा? एक उच्चतम न्यायालय होगा। और जहां संरचना की बात आई तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब हम मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान में आर्टिकल 124 क्लॉज 1 के तहत यह कहा गया कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य 7 न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जब तक संसद विधि द्वारा 7 से अनधिक संख्या का निर्धारण न करे। सरल शब्दों में समझिए तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो मूल संविधान था उसने संरचना में बताया कि भारत में क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और ये अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से अधिक तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा इन सदस्यों की संख्या को और बढ़ाने का प्रावधान नहीं करती है। ठीक है, अब हुआ क्या? तो हम यहां से एक संरचना देखेंगे और हम बात करेंगे कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान, इस मूल संविधान में 1950 में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 8। यहां ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि 2 टुकड़ों में याद करेंगे, परेशान हो जाएंगे, बाद में भूल जाएंगे। क्योंकि क्या याद करें कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इससे अच्छा एक बार में पूरी संरचना को याद कर लीजिए। और ये तो पता ही है कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसमें से बचे हुए फिर क्या हो जाएंगे? अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। इसका मतलब मूल संविधान में जो कुल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। इसके बाद क्या किया गया? 1956 में इसे कर दिया गया 11, फिर 1960 में हो गए 14, फिर
77 में ये बढ़कर के हो गए 18, फिर 1986 में ये बढ़कर के हो गए 26, और फिर 2008 में ये बढ़कर के हो गए 31। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, तो 2019 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 34। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, आप लोगों को इतना पूरा बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में कितना है इसको ध्यान रखिएगा, और मूल संविधान का क्या प्रावधान था उसको, और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो धीरे धीरे करके आप बीच के भी 2-4 पॉइंट है उसको ध्यान रख लेंगे, लेकिन तनाव मत लीजिएगा, वो नहीं भी याद करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम संरचना की बात कर रहे हैं तो ये तो अभी स्पष्ट हो गया ना कि यहाँ 1+7 की संरचना होगी, यहाँ पर 1+10 की संरचना होगी, 1+13 की होगी, 1+17 की होगी, 1+25 की होगी, और 1+30 की होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+33 की होगी। स्पष्ट है? ठीक है, अब सवाल ये उठता है, हो सकता है आपके मन में उठ रहा हो, और नहीं उठ रहा होगा तो मैं तो हूँ सवाल उठाने के लिए मन में ना, तो हो सकता है मन में ये भी सवाल उठे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनकी संख्या का निर्धारण किया कैसे जाता है, या क्या आधार है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी। तो क्या आधार है, आधार है और राष्ट्रपति का विचार। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रपति अपने विचार से तो कोई काम करेंगे नहीं ना, लेकिन फिर भी इसका मतलब यदि राष्ट्रपति को लगता है कि न्यायालय में कार्यभार बहुत ज्यादा है, कार्यभार ज्यादा है और तुलनात्मक रूप से न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों को बढ़ाने का प्रावधान कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन समस्या इस बात का है कि राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद को ये लगता ही नहीं कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में या अन्य न्यायालयों में जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कम है। इनको लगता है पर्याप्त है और सारी व्यवस्थाएं क्या है, सुचारू रूप से चल रही हैं, सब अच्छे से डेट पा जा रहे हैं, सबकी सुनवाई जल्दी जल्दी हो जा रही है, इसलिए ज्यादा बढ़ाया नहीं जाता है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि कहने के लिए 34 हैं, इसमें हमेशा आप कुछ ना कुछ पद जो है वो रिक्त पाते रहेंगे कि कोई सेवानिवृत्त हो रहा है तो उनके स्थान पर दूसरे पदों को आने में कुछ समय लग जाता है। इसका मतलब जैसे राष्ट्रपति का अनिवार्य पद है कि 1 घंटे के लिए भी राष्ट्रपति के बिना भारत का शासन नहीं चल सकता, वैसे सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि 34 मतलब 34 हमेशा हो। अरे भाई, जब पता है कि किसी का सेवानिवृत्त काल ये है, पता है 2025 के अगस्त महीने में किसी को सेवानिवृत्त करना है, तो उनकी जगह पर नियुक्ति का प्रावधान पहले से नहीं किया जा सकता। जब सब जगह पे आप कर सकते हैं तो क्या उनकी नियुक्ति का प्रावधान 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले नोटिस देकर नहीं किया जा सकता कि फला डेट से आपकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो होगा कुछ उन लोग का अपना उसमें फायदा ना, जिसकी वजह से नहीं हो रहा होगा। आइए, तो फिलहाल ध्यान रखिएगा ये सदस्यों की संख्या कितनी है, 34 ओवरऑल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 2। इसमें क्या है, इसमें है जो सुप्रीम कोर्ट हैं इनके जजों की नियुक्ति का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान। देखिए, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान क्या कहता है, मूल संविधान कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिनसे वह परामर्श लेना उचित समझे, उनके परामर्श के पश्चात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अपने हस्ताक्षर व मुद्रा अंकित मतलब मोहर मार के करेंगे।
और ये 65 वर्ष तक अपने पदों पर कार्यरत रहेंगे। लेकिन अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, से परामर्श लेंगे। की पॉइंट पे यहां पे ध्यान देते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है। पहली बात यहां पे कहा गया, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की परामर्श ले, जिसका उचित समझे। ठीक है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, ये जो CJI होंगे ये 65 वर्ष तक अपने कार्यभार को संभालेंगे, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मतलब यहीं पे बता दिया कि मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होगा वो 65 वर्ष तक चलेगा। ठीक है। और तीसरी बात क्या कहें कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में CJI से भी परामर्श लें, ये बात समझ आई। कहां पर कहा जा रहा है, आर्टिकल 124 क्लॉज 2। दो प्रकार की संरचना देख रहे हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश है। पहले मुख्य न्यायाधीश के लिए बता दिया गया भाई कैसे चुनेंगे, तो क्या उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कैसे करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि किसी भी जज से जिससे वो परामर्श लेना उचित समझे उनसे परामर्श लें और उसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दें। नियुक्ति होने के पश्चात मुख्य न्यायाधीश 65 वर्षों तक अपने कार्य को संभालेंगे। लेकिन जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो इन सभी लोगों से तो परामर्श लीजिए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी लेना होगा। ठीक है, ये बातें यहां पर कह दी गई। अभी चलने दीजिए, अभी आगे बढ़ने दीजिए। हम पूरी योग्यता पर बात करेंगे वहां पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आर्टिकल 1 to 4 चल रहा है ना। अभी आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, भारत में एक परंपरा विकसित की गई। परंपरा क्या थी, खास तौर से CJI को लेकर के, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर परंपरा की विकसित की गई कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश कहां, सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी वरीयता के आधार पर क्या प्राप्त करेंगे, वो मुख्य न्यायाधीश के पद को ग्रहण करेंगे। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि ये जो परंपरा विकसित की गई थी कि वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, इसका उल्लंघन होने लगा। कुछ उल्लंघन हम लोगों को कुछ असामान्य परिस्थितियों के कारण दिखाई देता है, तो कुछ उल्लंघन जो है वो कार्यपालिका के शक्ति सुदृढ़ीकरण के लिए था। तो कार्यपालिका अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका की जो नियुक्ति का प्रावधान है उसमें हस्तक्षेप करने लगी, और यहीं से भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो विवादित होने लगा। और उसके बाद क्या था, उस पर काफी केसेस हुए। वर्तमान में निष्कर्ष के रूप में ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति का प्रावधान है वो दो संदर्भों में है। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, CJI की बात करते हैं, तो इनकी नियुक्ति होती है वरिष्ठता के आधार पर। ठीक है। जबकि अगर हम लोग अन्य न्यायाधीश की बात करें, अन्य न्यायाधीश, तो इनकी नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली पर। कॉलेजियम
प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर। ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। वरिष्ठता तो आप समझ ही सकते हैं, कॉलेजियम प्रणाली हमको देखना रहेगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस प्रकार से अभी हम लोग मुख्य न्यायाधीश को लेकर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसको लेकर के विवाद उत्पन्न होने लगा। ठीक है, देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति व संबंधित विवाद। पहले हम लोग देखते हैं परंपरा क्या रही। तो परंपरा रही वरीयता के आधार पर, या हम कह सकते हैं परंपरा रही वरिष्ठता के आधार पर। आगे क्या हुआ, परंपरा का उल्लंघन। ये जो परंपरा का उल्लंघन है ये विशेष रूप से आपको दो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देखने को मिलेगा। इसमें पहले प्रधानमंत्री जो रहेंगे वो जवाहरलाल नेहरू और दूसरे प्रधानमंत्री जो रहेंगी वो इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब केस देखेंगे तो हम लोग को बात समझ में आएगी। तो आइए देखिए, देखते हैं इसे। जवाहरलाल नेहरू के समय में इनके समय में परंपरा का उल्लंघन हुआ क्या, जफर इमाम जो है वो वरिष्ठता के क्रम में मुख्य न्यायाधीश के हकदार थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, स्वेच्छा से अपनी असमर्थता के कारण इस पद को ग्रहण नहीं किया। और इनकी जो असमर्थता थी वो क्या थी, वो स्वास्थ्य था। तो स्वास्थ्य की वजह से, बिगड़ते स्वास्थ्य की वजह से इन्होंने अपने आप को इस जिम्मेदार पद पर मतलब सृजित करने में अपने आप को असक्षम महसूस किया और स्वतः इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, मतलब उस पद को ग्रहण ही नहीं किया। तो वरीयता का उल्लंघन जरूर हो रहा है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार के कार्यपालिका की दखलंदाजी नहीं हो रही है या अनैतिक या असंवैधानिक प्रावधान नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में वास्तव में क्या हुआ, वास्तव में कार्यपालिका का न्यायपालिका की नियुक्ति प्रावधान में हस्तक्षेप हुआ। अब इस विषय को समझने के लिए आपको पहले दो केस समझना पड़ेगा। वो दो केस कौन है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण केस भारत के इतिहास का सबसे चर्चित केस जो रहा है, कौन सा है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, ठीक है, या इसी को आप कह दीजिए केशवानंद भारती वर्सेस कौन सा था, केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य। देखिए ये जो केशवानंद भारती हैं ये क्या थे, तो इनका एक आश्रम था। ठीक है, इस आश्रम को सरकार जो है वो भूमि अधिग्रहण के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में ले रही थी। केस ये था। ठीक है, तो किस विषय में था, भूमि अधिग्रहण से संबंधित था। ठीक है, इस केस में बहुत से विषय निकल करके आए और ये केस जो है केशवानंद भारती तो हार गए, लेकिन जो अन्य बिंदु यहां पर निकल करके आए उसमें कुछ
ऐसे मतलब आप कह सकते हैं बिंदु निकल करके आए या कुछ ऐसे यहाँ पर जजमेंट होकर के आए जो पूरे भारत के संवैधानिक प्रावधान के लिए आधार तैयार करते हैं, वो लेकर के आया। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए वो हमारे लिए जानकारी के लिए ज्यादा जरूरी है, उसी से हम बात को समझ पाएंगे। हुआ क्या यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि क्या सरकार, और सरकार का तात्पर्य यहां पर विधायिका से है, क्या सरकार संविधान के किसी भी विषय पर संशोधन कर सकता है? यह सवाल उठा था। क्या सवाल उठा कि क्या संसद संविधान के किसी भी विषय पर संशोधन कर सकता है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो संसद कहीं ना कहीं ब्रिटेन की तरह शक्ति प्राप्त कर लेगी। भाई संविधान के अनुसार ही आप शासन करेंगे, लेकिन जब संविधान के नियम ही बदल देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या होगा, शासन का मूल आधार तो संसद तैयार करेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठा था और इस पर क्या हुआ, इस पर फिर 13 जजों की बेंच ने सुनवाई किया। लगभग 68 दिन तक इस केस की सुनवाई हुई, फास्ट ट्रैक। ठीक है, और इस पे जो 68 दिनों तक सुनवाई हुई, 68 दिन मतलब ये मत सोचिए इतनी जल्दी निपटारा हो गया, भारत के सबसे लंबे केसों में से एक है। ठीक है, तो 68 दिन तक लगातार डेली इस पर सुनवाई हुई, तब जाकर इसका निपटारा निकला। और फिर ये जो 13 जज थे, इन 13 जजों में 7-6 से निर्णय आया। मतलब निर्णय भी क्या था, नेक टू नेक था। एक मत इधर हो जाता तो शायद निर्णय कुछ और हो जाता, है ना। तो 7-6 से निर्णय निकल करके आया और क्या आया कि सरकार, देखिए उस समय सरकार शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा था क्योंकि आप जानते हैं वो दौर ऐसा था जिस समय कांग्रेस ही सब कुछ थी। तो विधायिका में भी उनकी सदस्यता इतनी ज्यादा थी कि किसी भी विधि को चाहे तो आराम से बना सकते थे, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसीलिए सरकार शब्द का प्रयोग बार बार होता है। आज की उलझी हुई राजनीति में अगर आप देखेंगे तो यहां पर संसद या विधायिका शब्द ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर, अब यहां पर 13 जजों की बेंच में जो निर्णय आया, उस निर्णय में आया कि सरकार संविधान के प्रत्येक विषय पर संशोधन नहीं कर सकता है। तो फिर सवाल उठा कि भाई संशोधन कहां नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर निर्णय आया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी उस बिंदु पर संशोधित नहीं किया जा सकता है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे। अब सवाल ये उठा कि भाई मूल ढांचा किसे कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि मूल ढांचा प्रत्येक उस विषय को माना जाएगा जो प्रत्येक उस विषय को माना जाएगा जो संविधान के उद्देश्यों को वहां से समाप्त करता हो, संविधान के मूल प्रावधान को वहां से हटा देता हो, संशोधित कर देता हो। तो फिर सवाल उठा कि किस किस विषय को आप मूल विषय मान रहे हैं या ये मान रहे हैं कि ये ढांचे के रूप में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे जैसे हमारे पास केसेस आएंगे वैसे वैसे हम विषय के आधार पर बताएंगे कि क्या ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि ये बहुत व्यापक दायरा हो सकता है, विषय का कोई सीमा नहीं होता है, और एक दो या कुछ अपने मतलब आप कह सकते हैं रिपोर्ट से ये नहीं बताया जा सकता कि कौन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिया। क्या रख लिया कि समय समय पर हम ही बताएंगे भी कि संविधान का मूल ढांचा
किस प्रावधान से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, ये जो है निर्णय आया 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974 को केशवानंद भारती केस का निर्णय आया और ठीक अगले दिन हो सकता है साइनिंग ऑफ फेथ, भाग्य की विडंबना ही रही हो। क्या हुआ, 25 अप्रैल 1974 को वरिष्ठता का नियम टूटा, क्योंकि अगले ही दिन नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी थी। और इस वरिष्ठता के क्रम में जो सबसे पहले आ रहे थे वो थे जस्टिस सेलर, जो दूसरे आ रहे थे वो थे जस्टिस ग्रोवर, और जो तीसरे आ रहे थे वो थे जस्टिस हेगड़े। और ये तीनों ही मुख्य न्यायाधीश नहीं बने। जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने, वो बन गए इन तीनों के बाद जो चौथे आ रहे थे जस्टिस A.N. रे। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो तीन माननीय जज महोदय थे उन्होंने एक गुस्ताखी कर दी थी। और गुस्ताखी क्या कर दी थी कि ये जो पीछे आप 7-6 से निर्णय देख रहे हैं, ये 7 वाले के पक्ष में ये 3 जज थे। कौन से जज, जस्टिस सेलर, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े। और इन्होंने जो निर्णय दिया उसके अनुसार सरकार की शक्ति हो गई सीमित। और ये जो 6 लोग थे इनमें से एक थे A.N. रे। यानी सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश भी कोई ऐसा हो जो अपनी कठपुतली के अनुसार कार्य करता रहे। ठीक है, तो यहां पर पहली बार आप देख रहे हैं कि वास्तव में जो मुख्य न्यायाधीश की परंपरा टूटी है वो किसी विशेष आकस्मिकता के कारण ही बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण टूटा है। लेकिन ये एक उदाहरण नहीं है, एक और उदाहरण इसी तरह से है। अब दूसरा उदाहरण कौन सा है, कौन सा केस था, दूसरा केस जो था वो थे शिवकांत शुक्ला वर्सेस A.D.M. जबलपुर। ठीक है, अब देखिए ये केस क्या था, ये केस था आपातकाल का समय था, इमरजेंसी का दौर था और लोगों को बेवजह जेल में भरा जा रहा था। और इसी समय क्या हुआ, फिर एक केस हो गया यही शिवकांत शुक्ल वर्सेस A.D.M. जबलपुर, जिसमें क्या था आर्टिकल 32। देखिए आर्टिकल 32 क्या है, इसे हम कहते हैं कि भारत में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है कि यदि मौलिक अधिकार का किसी भी तरह से हनन होता है तो 5 प्रकार से रिट जारी करने का अधिकार है। उसी 5 प्रकार के रिट जारी करने में एक रिट जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ध्यान रखिएगा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे लगता है कि मैं निर्दोष हूं और बेवजह मुझे बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो अपने लिए क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। अब सवाल ये उठा कि आपातकाल के समय ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो मौलिक अधिकार है
वो प्राप्त होगा या नहीं। ठीक है, ये मूल विषय था। और अब इस विषय में क्या हुआ, इस विषय में जो है HR खन्ना, ये जो है वरिष्ठता के क्रम में आगे जब निर्णय आ गया तो वरिष्ठता के क्रम में ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के दावेदार थे। लेकिन हुआ क्या, इनको नहीं बनाया गया। और किसे बना दिया गया, MU बेग को बना दिया गया। और कारण क्या था कि जो पीछे आपने केस देखा था उस केस में HR खन्ना उन न्यायाधीशों में थे जिन्होंने कहा कि आपातकाल के समय भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अधिकार नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। तो इस सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इतना बड़ा दुस्साहस सरकार के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। तो मुख्य न्यायाधीश का उनको मतलब पद मिलना चाहिए था, अब वो पद उनको प्राप्त नहीं हुआ। और किसे लाके रख दिया गया, MU बेग को, जो वरिष्ठता के क्रम में उनके बाद आते थे। ठीक, अब सवाल तो उठेंगे। जब सवाल उठा तो वहां पर जब इंदिरा गांधी जी से इस बात को लेकर पूछा गया तो उन्होंने अपना तर्क दिया और कहा कि जो संविधान है उस संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेंगे। लेकिन यहां पर परामर्श का मतलब बाध्यता नहीं है। यहां पर परामर्श का मतलब परामर्श है, बाकी उसके बाद राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से निर्णय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का कोई निर्णय मतलब सीधे क्या है, मंत्रिपरिषद का निर्णय, और मंत्रिपरिषद का निर्णय मतलब प्रधानमंत्री का निर्णय। तो इस तरह से क्या किया गया कि ये तर्क दे करके कि परामर्श का मतलब बाध्यता नहीं है, और राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग किया गया और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके चुनाव में अपने पक्ष के लोगों को रखने की प्राथमिकता दी गई। इससे हुआ क्या, सरकार की जो शक्ति है अब वो कहां जा रही है, न्यायपालिका के प्रावधानों में या नियुक्तियों में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, और अब यहीं से कई केसेस होने लगे कि वास्तव में राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श ले रहे हैं, उस परामर्श का मतलब केवल सुझाव है या परामर्श का मतलब सहमति है। और इसी को लेकर के फिर अन्य न्यायाधीशों पर तमाम तरह के केसेस चलने लगे। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी वो आप बीच में अटके हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस, तब जाकर के अंततः निर्धारित हो पाएगा। यानी 4 केस अभी आप देखेंगे कि कैसे एक बार शक्ति कार्यपालिका के हाथ में जा रही है, फिर शक्ति न्यायपालिका के हाथ में जा रही है, और इस तरह से क्या है, बॉल इस पाले से उस पाले भटक रहा है। और फिर फाइनली जो है वो निष्कर्ष निकाला गया जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर, अन्य न्यायाधीश कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर। लेकिन उसके बाद पुनः एक बार संशोधन करके इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बनाने का प्रयास किया गया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। तो अभी हम लोगों को इस पर कम से कम 4 केस और कॉलेजियम सिस्टम और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ये 6 विषय पढ़ने हैं, तब जाकर के आप पूरा समझ पाएंगे कि किस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति की खिचड़ी पकी है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपातकाल क्या समय रहा होगा कि जिसको मन किया उसको पकड़े और तुरंत ही जेल में डाल दिए, और उसकी जवाबदेहिता भी कोई नहीं है। यहां तक कि संविधान का मौलिक अधिकार का जो संरक्षण का प्रावधान है उसको भी क्या कर दिया जा रहा है, समाप्त कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी शक्ति को भी अपने व्यक्ति को बैठा करके नियंत्रित कर दिया जा रहा है। तो अब इसीलिए कहा जाता है वो एक दौर था जो तानाशाही का दौर था।
ठीक है। अब आप समझ सकते हैं मतलब एक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में और इस प्रकार की तानाशाही में क्या अंतर रह जाएगा, दोनों समान ही आपको दिखाई देगा, ठीक। बट थैंक गॉड कि हम लोग उस दौर में नहीं थे, लेकिन जरूर हम लोगों के हो सकता है पूर्वजों में से किसी ने वो चीज झेला हो। किसी के पूर्वज ने झेला है? नहीं? चलिए ठीक, हम सब लोग बहुत समझदार हैं जो तमाम तरह की जो समस्याएं होती है उससे दूर कोने में बैठ करके कमरे में आनंद लेते हैं, है ना। बाकी कुछ लोग होते हैं जो सड़कों पर उतरते हैं या आंदोलन में जुड़ते हैं और संघर्ष करते हैं। बाद में हम लोग उनकी बुराई करते हैं कि संघर्ष तो किए लेकिन ये सब सफल नहीं हो पाए, अव्यवस्था फैला दिए ना। कोई बात नहीं, आइए वापस आ जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या देखे, आज हम लोग देखे कि मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रावधान, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को मुख्य रूप से पढ़ रहे थे, इसमें आपने क्या क्या देखा, तो आर्टिकल 1 to 4 देखा, क्लॉज 1 जिसमें आपने देखा कि संरचना और गठन के बारे में, संरचना के रूप में मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 34, ठीक है। और प्लस फिर आप देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान है वो कहां पर है, 1 to 4 क्लॉज 2 में। क्योंकि विषय अभी बीच में रुका हुआ है इसलिए निष्कर्ष पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी चीजें? चलिए केस कौन कौन से थे, पहला केशवन भारती, दूसरा शिवकांत शुक्ल, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसको समाप्त किया था है, 5 मिनट रुक जाइए फिर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं।